रोता तो मैं रोज़ हूँ, मैं सच बताऊँ मैं रोज़ रोता हूँ। क्या वजह है? लेकिन वो पर्सनल था, क्योंकि मुझे इलीगली डिटेन किया गया। कल परसों ही मैं रोया। किस वजह से? मैं इसलिए रोया, मैंने कहा मैं एआईपी के साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने आज उनसे कहा, सिर्फ एक चीज़ कही, मैंने कहा 3-4 सोशल एक्टिविस्ट्स को मैंडेट दे दो। जी। साउथ में जो आप लोगों ने सिलेक्शन की कैंडिडेट्स की, वो ठीक नहीं है। मैंने उनको सीधे कहा, जो आपने डूरू से कैंडिडेट उठाया उसने 40 लाख का घपला किया निहत्ते ट्रक वालों का। मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे पास हर एक चीज होता है। सवाल कुछ और था, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं इसका। मेरा यही मानना था, मेरा यही सवाल था कि पॉलिटिशियंस डोंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पॉलिटिशियंस मेक अ लॉट ऑफ मनी। ऑल अक्रॉस की बात मैंने ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि इतने सालों से जो है अब्दुल बारी हमें शायद मैनिपुलेट कर रहा था, हमें अपनी तरफ खींच रहा था, और लास्ट में आके जो है इन्होंने भी पॉलिटिक्स में छलांग मार दी। इसका क्या जवाब? देखिए, ये सिंपल, और कोर्ट में मेरे इतने डिफेमेशन केस है, मुझे लगता है मुंबई में उतनी ट्रेन्स नहीं चलती होंगी जितने मेरे डिफेमेशन केस है। आज भी मैं श्रीनगर आया। क्या वही तो वजह नहीं है कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट हाँ, देखिए खुशामदीद मुलाकात के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ कश्मीर वादी के एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इनको जानता है, हर कोई इनको पहचानता है, और आए दिन जो है लोगों के स्कैम्स लोगों के ही सामने रखते हैं। और आज का सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक जो है वो आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसी मामले में हमारे साथ अभी अब्दुल बारी नाइक साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इसी सिलसिले में आखिर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह ऐसी रही कि सोशल एक्टिविज़म से डायरेक्टली जंप जो है ये अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सबसे पहले यही आपसे मेरा सवाल रहेगा, बहुत टाइम तक आप सोशल एक्टिविस्ट रहे, लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचा रहे थे, या अगर कोई गलत कर रहा था उसको आवाम के सामने एक्सपोज कर रहे थे, तो वहाँ से निकल के अब्रप्टली आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, तो क्या रीज़न है? एक्चुअली मैं खुद, देखिए, मैंने फॉर्म भरा था पार्लियामेंट का, लेकिन एनओसी नहीं मिली मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो यहाँ पर कश्मीर में, उनको लीडर नहीं कहेंगे, पॉलिटिशियंस कहेंगे, उन्होंने इंटरवेन किया और मुझे वो दिलाने में उन्होंने मतलब पॉजिटिव रोल अदा किया, और मुझे वो नहीं मिली। वो छोड़िए, उसके बाद अब असेंबली मतलब ये हुआ था, असेंबली अनाउंस हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुझे 3-3 लड़के दे दीजिए, यंग, डायनामिक, ऑनेस्ट और एजुकेटेड। अब मैंने वो क्यों मांगे 3-3 लड़के? क्योंकि जो पुरानी पॉलिटिक्स है, जितने भी पंच है, सरपंच है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर मतलब ऑनेस्ट, लेकिन मैक्सिमम 95%, 8% वो लोग हैं जिन्होंने नरेगा में चोरी की, जिन्होंने आया शर्ट्स में चोरी की, जिन्होंने आया पोस्ट तक हकदारों तक नहीं पहुंचाया। अब मेरी पॉलिसी क्या थी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 100 गाँव आते हैं, 110 गाँव, 120 गाँव, 300 लोगों को इकट्ठा जुड़ाएंगे, मीन्स 300 यूथ पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे और वो फैसला करेंगे हमें ये इन 3 लड़कों को लड़ाना है। वो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फिर मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करूंगा कि आपको अगर अच्छा कैंडिडेट चाहिए तो इन तीनों में से एक ले लो, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये मैं जानता हूं, क्योंकि उनको खानदानी राज चाहिए, चाहे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हो या नई पॉलिटिकल पार्टीज हो। खानदानी राज में गलत क्या देखते हैं आप? देखिए, मुझे एक बात बता दीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे उमर अब्दुल्ला, उसके दादा से पॉलिटिक्स आ रही है और तब भी वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्या उनकी गलती थोड़ी है? मीरास में उनको मिल रहा है। नहीं, मीरास में कहाँ मिलता है, आप मुझे बता दीजिए। आपने कभी देखा है किसी डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनता है? ये जरूरी नहीं। डॉक्टर्स हैं जिनके तीसरी जनरेशन भी, चौथी भी, ये तो इम्पॉसिबल है। उसका टेस्ट तो देखो, आप उसको जबरदस्ती थोप रहे हो। आप मुझे ये बता दीजिए, महबूबा जी की बेटी, उसको ये नहीं पता कि आज तक जो गुज्जर एंड बकरवालों के कितने केसेस हैं जो हम कश्मीरियों ने फेक डॉक्यूमेंट उनके लगाकर उनका हक खाया है, आज तक उसने कभी बात नहीं की। आज हाँ, उनके दादाजी ने इवन जो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट लगते थे उस कैटेगरी को भी उन्होंने बैन किया। ओपन मेरिट कैटेगरी जो हमारा हक खाया गया, महबूबा जी की बेटी ने कभी उस पर बात नहीं की। ऐसे ही बाकी पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चों ने उस पर बात नहीं की, क्योंकि वो वैसे ही मम रहे जैसे उनके पेरेंट्स, जैसे उनके दादा, जैसे उनके पूर्वज।
उन सबों ने खामोशी की और ये भी खामोशी कर रहे हैं। अगर अब कोई नया यूथ है, यंग डायनामिक लड़का है, उसको समाज की मतलब हकीकत रियलिटीज़ पता है कि अगर गांव में एक छोटा सा डेवलपमेंट होता है वो सरपंच के ही घर लगता है, वो पॉलिटिकल वर्कर के ही घर लगता है। अगर वो कल एमएलए बनता है तो पहले ही ये जो ये करप्शन है ये पूरे इसकी रीढ़ ही टूट जाएगी, क्योंकि ये बाप दादा से चला आ रहा है कहानी। और उनके ही बच्चे आप देखेंगे बैंक में भी लगे हैं, वही पीएचई में लगे हैं, वही हर एक जॉब में लगे हैं। जब नया बंदा आएगा जो गरीब का बेटा होगा वो मे भी 10 साल तक तो करप्ट नहीं होगा, या वो चाहेगा कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब अच्छा हो जाए, मैं समाज को कुछ अच्छा दे दूं, तो मे भी चेंज आ जाए। देखिए आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान में आपने देखा है राजस्थान के लोग हर 5 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आए, अगर कुछ नहीं 3 साल तो वो अच्छा काम करेंगे। इसी वजह से हमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है एनसी का बंदा लड़ रहा है अब एनसी ही इसमें आ जाए, पीडीपी को मौका दे दो अगर अच्छा लड़का है, अगर उनका अच्छा बंदा है। पीडीपी के बगैर और कोई अपनी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या कोई इंडिपेंडेंट लड़े, उसको मौका दे दो। जो डायनामिक है उसको मौका दे दो और जो पुराना बंदा है उसको चेंज करो। एआईपी से मुझे याद आया, अभी तक आपने ये तो अनाउंस कर दिया कि अब्दुल बारी नाइक जो है असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपने अभी पार्टी की जिक्र नहीं कि किस पार्टी से जो है आप कंटेस्ट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, वो आपने अनाउंस नहीं किया। तो आप हाल ही में जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे तब हमने देखा कि एआईपी में आप कैंपेनिंग कर रहे थे और माना जा रहा था कि बहुत सारे वोट्स जो है वो आपके साइड से ही उनको मिले हैं। तो एआईपी के थ्रू आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए प्री इलेक्शन से मैं बात खोलूंगा। प्री इलेक्शन से मैंने एक बड़े पॉलिटिकल लीडर से यहाँ बात की थी। मैंने कहा मुझे एनओसी चाहिए क्योंकि मैं टर्मिनेटेड हूँ, मुझे आप एनओसी दिलाएंगे इसमें ईसीआई में? तो उन्होंने कहा मैं दिलाऊंगा लेकिन उसकी एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त रहेगी? कहा तुम एआईपी के थ्रू मत लड़ो, तुम इंडिपेंडेंट लड़ो। वजह क्या थी इसकी? उसको कुछ गरज होगा, जाती गरज। मैंने कहा मैं एआईपी के साथ हूँ, ठीक है, अगर आप मुझे इलेक्शन में एनओसी दिला रहे हो तो इससे बढ़कर बात क्या है, क्योंकि मेरे जैसे कैंडिडेट आ जाए। मैंने उससे कहा चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, प्रॉमिस मैं लड़ूंगा। फिर जब उसने बात की उसने टिल्ट मारा, उसने मेरी एनओसी क्लियर नहीं की। फिर मैं दिल्ली गया, ईसीआई गया, ईसीआई में मेरी बहस हो गई वहाँ लोगों से। मैंने उनको सीधे कहा मेरा जो अनलॉफुल लगाया हुआ है ये बेबुनियाद कुस्सों पे है। मैंने वहाँ पॉइंट्स रखे, वहाँ पर होम मिनिस्ट्री के चंद ऑफिशियल्स भी है। मैंने उनको ये भी कहा 13 यूएलएपी मुझे विड्रॉ भी किया गया पुलिस स्टेशन के जरिए, वो विड्रॉ भी किया गया है। और जब वो विड्रॉ किया गया तो इसका मतलब है मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मेरी जॉब भी चली गई। मैंने जब ये पॉइंट्स रखे तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा ये बात सही बोल रहा है, उन्होंने सोचा कि इसको अब दिया जाए। लेकिन उसी बंदे को ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं लड़ूं। उसने क्या किया, उस बंदे ने वो रुकवा दी। इनसिक्योर फील कर रहा था वो बंदा? जो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ देखिए, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, नईम खान यहाँ पर है, उनके भाई को परमिशन मिला नॉर्थ से पार्लियामेंट लड़ने के लिए और डॉक्टर बारी को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेबुनियाद कुस्सू पे फंसाया गया है करप्शन के खिलाफ आज तक। आप मुझे ये बता दीजिए, जेल के आने के बाद कभी आपने ये सुना कि मैंने किसी पे पत्थर चलाया? मैं हमेशा पेन देता हूं बच्चों के हाथ में, जबकि इतने स्कैम्स में निकाल देता हूं सिस्टम से। उस दिन भी मैंने यही किया 2017 में, बहुत बड़ा स्कैम था रहबरी खेल में। उस डीसी साहब ने मेरे खिलाफ उसी पे अनलॉफुल चार्ज करा है। और एक सरपंच था जिसका नाम अब्दुल रशीद है, वो एनसी का सरपंच था, उसको मैंने इसलिए एक्सपोज किया क्योंकि वो बेबुनियाद एक्सटॉर्शन करता था, बच्चों को कहता था इनका एफआईआर है, उनके पेरेंट्स से पैसे मांगता था, वो मैंने हाईलाइट किया। हाल ही में आप पे भी एक्सटॉर्शन का एक दावा किया गया एक आदमी के दौरान। देखिए वो मेरी एक छोटी बहन है, उसको मेरी समझ नहीं है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि उसको आज पता चला होगा ये इलेक्शन लड़ रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस मेरी छोटी बहन को उनने पैसे वैसे दिए होंगे, कहा होगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछो। और इवन मैंने उसको कॉल भी किया, मैंने कहा वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी जिसपे मैं एक्सटॉर्शन करता हूँ? उसने कहा नहीं वो नहीं है। मैंने कहा फिर आपने वन साइड स्टोरी क्यों की? वो छोड़िए, वो छोटी बहन है, उससे गलतियां हो सकती है, उसको मैंने तो माफ यहाँ कर पे दिया। आपसे जानना चाहूंगा, हर कोई कहता है कि सियासत गंदी है, लेकिन
हर कोई जो है लास्ट में आके सियासत में ही क्यों घुसता है? देखिए, मेरी मजबूरी है, बाकी लोगों के लिए ये प्रायोरिटी है, मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं थी। मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं वही ठीक था। उसके बाद आई लॉस्ट माई जॉब। मुझे दुख नहीं है जॉब खोने का, मुझे दुख है जो स्टूडेंट चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो वो मुझे कॉल करते थे, सर हमें ये टॉपिक समझना है, आप क्लास में कितने अच्छे से पढ़ाते थे। इवन जब मैं उधमपुर में था, उधमपुर में एक चीज़ हुआ था, जब मैं इवन 1.5 महीना हुआ था, मैं 1 महीने 5 दिन हुआ था, वहाँ लड़कियों ने मेरे सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया, कहा कि ये देशद्रोही हो ही नहीं सकता है। और इवन उनको ये भी नहीं पता था ये एक मुस्लिम लड़का है, उनको ये पता ही नहीं हमारे सर मुस्लिम है। उनको जब भी वो मुझे क्लास में पूछते सर आपका नाम क्या है, मैं कहता था मेरा नाम है जो मैं ये पढ़ाता हूँ। और उनको मुझसे हमदर्दी थी, तब भी सिस्टम को समझ नहीं आया ये देशद्रोही नहीं हो सकता और मुझे बनाया गया देशद्रोही। ये दुख है क्योंकि मैं एजुकेट करता यहाँ के बच्चों को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, उसका मुझे दुख है। मुझे सैलरी का दुख नहीं है, करोड़ रुपया मुझसे छीन लिया जाए मुझे नहीं है दुख। उसके बाद मैं आया, यूट्यूब चैनल बनाई डॉक्टर बारी एकेडमी, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन उसके बाद जब भी मैं कोई स्कैम करता था, या तो पुलिस स्टेशन में हाजिरी दे दो या कोर्ट में डिफेमेशन केस। और कोर्ट में मेरे इतने डिफेमेशन केस है, मुझे लगता है मुंबई में उतनी ट्रेन्स नहीं चलती होंगी जितने मेरे डिफेमेशन केस है। आज भी मैं श्रीनगर आया। क्या वही तो वजह नहीं है कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट? हाँ, देखिए एक प्रोटेक्शन बनती, अगर मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा, अच्छे 3 या 5 या 8 या 10 कैंडिडेट्स को ले आऊंगा, वो कहीं ना कहीं कल अच्छे लोगों को बचाएंगे। वो उन लोगों को अरेस्ट नहीं करवाएंगे जो निर्दोष है, वो उन लोगों के खिलाफ साजिशें नहीं कराएंगे जो ऑनेस्ट है सोसाइटी में, जो ऑफिशियल ऑनेस्ट है। आप मुझे बता दीजिए आज हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स है जो हमारी उस लोकेलिटी के है? नहीं है। जो ऑनेस्ट है नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, वादे तो बहुत करते हैं, हलफनामे तो बहुत होते हैं, करप्शन फ्री इंडिया का भी दावा है, लेकिन प्रैक्टिकली करप्शन कितना है वो मैं जानता हूं। इसीलिए मैं चाहता था अगर मेरी टीम के 10 बंदे आ जाए असेंबली में, कल अगर मुझ पे कोई भी, वो खुद समाज को ठीक करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं डॉक्टर बारी जो एक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में और उसकी टीम, वो असेंबली में भी 5-6 बंदे हो, और जो भी वहां फैसले हो, वो जो भी वहां असेंबली मेंबर्स लेजिस्लेटिव मेंबर्स क्या होते हैं, वो प्लानर्स होते हैं, वो प्लानिंग देते हैं, वो आइडिया देते हैं कि कैसे स्टेट को डेवलप करना है, कैसे प्लानिंग करनी है इलेक्ट्रिसिटी का, रोड्स का, रेलवेज का। तो वहां पर भी ऑनेस्ट लोग हो, वो ऑनेस्टली काम करे, ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये प्रॉस्पेरस रीजन बने और वर्ल्ड में ये एक नाम कायम आए। ये इस नाम से नहीं हो कि ये कन्फ्लिक्टेड रीजन हो, ये इस नाम से हो कि यहाँ के टॉपर्स ब्रिटिश में काम करते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे लोग अमेरिका की साइंटिफिक लैब्स में हैं, जहाँ पर वो साइंटिस्ट्स हैं, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में वो फेमस करे अपने जम्मू एंड कश्मीर को, और हिंदुस्तान का वो झंडा कहीं भी गाड़े। मैं वही चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, politicians don't earn a lot of money but all over the world politicians make a lot of money। आप इस सेइंग को कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी भी मैं पॉलिटिशियन और लीडरशिप में बहुत अलग बात करता हूँ। अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में अगर एक टीचर जाता है ना, तो उसकी गाड़ी जो होती है वो उसको 1 मिनट भी क्लास में लेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रिवर्स होता है। यहाँ अगर टीचर लेट हो जाए, मरीज हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, वो रास्ते में मर जाए, लेकिन जो ये वीआईपी कल्चर है, जो ये मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पॉलिटिशियन साइड में रहे जी। पहले मरीज, पहले पेशेंट्स, पहले डॉक्टर्स, पहले ये मतलब एजुकेशनिस्ट्स अपने अपने ऑफिसेज, क्योंकि उनके 1 मिनट से पूरा कितने लोगों का नुकसान होगा जितने वो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, कितने बीमारों को का नुकसान होगा जितने वो बीमार क्यों में खड़े होंगे। मैं वो नहीं चाहता हूँ। और पॉलिटिशियन साइड में है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल कुछ और था, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं इसका। मेरा यही मानना था, मेरा यही सवाल था कि पॉलिटिशियंस डोंट अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पॉलिटिशियंस मेक अ लॉट ऑफ मनी। ऑल अक्रॉस की बात मैंने वही आपको जवाब दिया। आप टीचर्स का बोल रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुझे पता है मैंने क्या कहा आपको। मैंने जो आपने वो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की, मैंने आपको डिफरेंशिएट कराया यूरोपियन कंट्री और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। वही मैंने कहा, यूरोप में टीचर और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिशियन साइड में होते हैं, और अगर उनसे कोई गलत हो जाए तो वो
तख्त पे चढ़ रहे, मीन्स वो कोर्ट में हाजिर होते हैं, वो जेल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि इनको फ्री एक्सेस है हर एक जुर्म करने की। वही फ्री एक्सेस को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बोला, एक्चुअली जवाब वही था जो मैं कहना चाहता है। फंडिंग कहाँ से लाएंगे अब्दुल बारी नाइक, फंडिंग कहाँ से लाएंगे? आप आए दिन हमेशा बोलते हैं कि मेरे 3 भाई जो है मुझे पैसे देते हैं, हर महीने 5-5 हज़ार देते हैं, 15,000 मेरी इनकम है, पर्सनल इनकम है, मैं उसी पे गुजारा करता हूँ। अगर आप इलेक्शंस में कल को खड़े हो रहे हैं, अपने साथ 5-6 बंदों को और लेके आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आएगी? देखिए, अभी हमने पार्लियामेंट लड़ा साउथ से, मैं नॉर्थ भी कंपेनिंग करने गया, वो भी आपने देखा। साउथ में हमारा खर्चा आया 5-6 लाख रुपया, दोस्तों से ले लिया 10,000 20,000 उधार, और जितना भी 2-3 लाख रुपया आ गया वो 10 रुपये मैंने हर एक से कहा था 10 रुपये से दे के 2,000-3,000 उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, 2-4 लाख वही आ गया, और 3 लाख यार दोस्तों से ले लिया। उसमें कर्जा भी है अभी 50-60 हज़ार, तो उसमें गुजारा हो जाएगा। वो उतारना है, क्योंकि किसी दोस्त वो से ले लेंगे इधर उधर से, तो वो हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर अब मैं ले लेता बहुत बड़े लैंड माफिया से, रेत माफिया से, ट्रांसपोर्टर्स से, फिर कल उनको लाइसेंस मुझे फ्री परमिट करना पड़ता। कल अगर वो गलत कर रहे हैं सोसाइटी में, तो मुझे उन पे पर्दा करना होता। इसीलिए कंपेनिंग लोगों ने चलाई और उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह हम जितने भी कैंडिडेट्स उठाएंगे अभी, मैं क्यों कह रहा हूं यूथ से, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले उनके रिश्तेदारों से 1-1 हज़ार ले लेंगे। अगर 10 रिश्तेदार हो गए तो 10,000 हो गया, जो हम फी भरेंगे पहले, जो इलेक्शन फी होता है, उसके बाद 10-10 रुपया 100-200-300 लोगों से ले लेंगे। और जो हमारी रैलीज होंगी वो कहेंगे गाड़ी में खुद तेल डालो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर में करप्शन नहीं चाहते। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का आपको पता ही है, वो हैवी अमाउंट पहले टिकट से ही पैसा शुरू होता है। अगर किसी को टिकट देते हैं तो 10 लाख 20 लाख, और वो मैक्सिमम अमीरों को देते हैं। आप कोई भी पार्टी उठा लीजिए, वो अमीरों को ज्यादा देते हैं, गरीब बच्चे को कभी नहीं देंगे वो मैंडेट, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। मैंडेट में ही पहले शुरुआत होती है 10 लाख 20 लाख, फिर उस एमएलए को तो कमाना ही, उसको तो फिर लूटना है। इसीलिए मैं चाहता हूं लोगों का पैसा लोगों की जगहों पर लगे और फिर वही कंपेनिंग करे। हम कोई करप्शन नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि इतने सालों से जो है अब्दुल बारी हमें शायद मैनिपुलेट कर रहा था, हमें अपनी तरफ खींच रहा था, और लास्ट में आके जो है इन्होंने भी पॉलिटिक्स में छलांग मार दी। इसका क्या जवाब? देखिए, ये सिंपल सा जवाब है। मुझे क्या मतलब जरूरत थी इलेक्शन में आने की? पॉलिटिक्स ही है। नहीं, मुझे क्या जरूरत है इलेक्शन में आने की? 2 चीजें हैं। सबसे पहले रीजन ये है कि सबसे ज्यादा एफआईआर मेरे खिलाफ ही होते हैं, सबसे ज्यादा डिफेमेशन मेरे खिलाफ। जब मैं कल पॉलिटिक्स में आऊंगा, जरूरी नहीं मैं ही आऊं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं पगा दिए में इलेक्शन लड़ने की क्या। ईसीआई मुझे नो ऑब्जेक्शन एनओसी ना दे, मैं तो हमेशा कहता हूं कोई और यूथ आ जाए। मैं ये नहीं, मैं कहता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, मैं कहता हूं मुझसे बेस्ट अगर कोई लड़का है ले आओ, उसको लड़ाएंगे। मैं इनके पीछे खड़ा रहूंगा और ये फ्रंट में रहेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। प्लानिंग मेरी पूरी होगी, करप्शन में इनको करने नहीं दूंगा। ले आओ, मैं तो सामने चाहता हूं, मैं खुद पावर नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कल अगर मुझ पे एफआईआर लगे तो वो एसएसपी साहब को फोन करे कि ये ऑनेस्ट बंदा है, इस पे एफआईआर ना लगाओ, और वो अपने रीजन की रहनुमाई करे। वो डॉक्टर बारी एक ही ना हो, कल में भी बहुत लोगों का असैसिनेशन प्लानिंग होगी, मुझे मरवाने की प्लानिंग होगी। तो अगर मैं मर गया तो आइडिया कहां जाएगा? इसीलिए चाहता हूं 5-6 असेंबली मेंबर तैयार करके रखूं, ताकि कल वो ये डॉक्टर बारी का जो विजन है ये फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाए। आपने इस इंटरव्यू के शुरुआत में ही एआईपी की जिक्र की, और आपने उसमें बोला कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो खानदानी राज चला के आ रहे हैं कश्मीर वादी में। और हाल ही में हमने ये देखा कि एआईपी में इंजीनियर रशीद साहब के भाई भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये खानदानी राज नहीं है? आप तो उस पार्टी की कैंपेनिंग में इतने मैं एआईपी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं हूं, क्लियर कर देता हूं। मैं इंजीनियर रशीद साहब की आइडियोलॉजी के साथ हूं। मैं 2013 में जब हमने आइडिया एक क्रिएट किया, इंजीनियर साहब थे, मैं था, नज़ीर साहब थे, अब्दुल रशीद साहब थे, त्राली साहब जो एडवोकेट है, बहुत अच्छे लोग थे, तनवीर साहब थे साउथ से, हम बहुत अच्छे आइडियोलॉजी वाले थे। और वहां पर हमने सीधे लिखा हुआ था खानदान का दूसरा बंदा नहीं आएगा जी, ठीक है। जैसे मैंने कहा अगर मुझे एनओसी नहीं मिल रही है, मेरा भाई लड़ेगा जी, और दोबारा आप फिर मुझे नहीं देखेंगे लड़ते हुए, मेरा भाई ही लड़ेगा वहां। मैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा भाई लड़ रहा है, वही लड़ेगा। मेरी जरूरत फिर क्या है? वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अगर कहीं भी पुलिस का मसला होगा, गुंडों का मसला होगा, वो संभालेगा, मैं फिर बाकी लोगों को बैक करूंगा। वैसे ही सेम प्रोसेस
मतलब इंजीनियर रशीद साहब ने कही थी कि हम खानदान का दूसरा बंदा नहीं आएगा, और जो 2 बार लड़ेगा असेंबली मेंबर वो तीसरी बार नहीं लड़ेगा। ये उनके ही मतलब हमें पूरा वो हमने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पार्टी के लिए, तो क्योंकि अब वो जेल में है, वो सब चीजें इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो क्यों अगर मैं कहूँ उनके गोशों तक नहीं गई होगी? नहीं, देखिए वो जेल में है, वो जेल में है, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता है कि उनके अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स, उनको साइडलाइन किया गया, उनको ये भी नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता उनको डिच कैसे किया जाए। मैं आपको कहूं, जब मैंने इलेक्शन खत्म किया कैंपेनिंग, उसके बाद फिरदौस बाबा उन्होंने सीधे कहा कि जब पार्टी में बात चली, उन्होंने सीधे कहा कि मैंने एसएसपी साहब से बात की कुलगाम, उसने कहा कि इसने अपने आप को खुद बंद रखवाया। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है? एसएसपी साहब मेरी बात सुनेंगे, कहेंगे चलो डॉक्टर बारी को बंद रखो। इज इट पॉसिबल? क्या उसको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है कि मैं कहूंगा कि मुझे जेल में रखो, फिर इंटरव्यू? अच्छा, फिर मैं इंटरव्यू में कैसे, मुझे आंसू आ जाते, इन्होंने मुझे इलीगली डिटेन किया। वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे करवा रही थी, जबकि एसएसपी साहब बहुत ऑनेस्ट बंदे हैं, उनको पीछे से ही प्रेशर आया था इसको बंद रखो, जबकि मेरे कहने पे वो थोड़ी कहते हैं। उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये एजेंसी का बंदा है। मैं कहता अगर मैं एजेंसी का बंदा होता, मुझे एनओसी नहीं मिलती फिर इलेक्शन। मेरे भाइयों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे भाइयों को कोर्ट के लिए जो उनकी लाइसेंस होती है हाई कोर्ट की, वो नहीं मिल रही है। अगर मैं एजेंसी का बंदा होता, मैं प्रेशर करता ना जज साहब को, इसको दे दूं। मैं प्रेशर नहीं करता पासपोर्ट ऑफिशियल्स को, यार इसको दे रहा हूं, या किसी तरीके से दिलाता। मुझे तो खुद परमिशन नहीं है कि मैं किसी कॉलेज में एज ए कंट्रैक्चुअल जाऊं। अगर आप देखेंगे, जब मैं जेल से छूटने के बाद मैंने अप्लाई किया था, लिस्ट में टॉपर नाम मेरा ही था, मुझे कंट्रैक्चुअल ज्वाइन करने नहीं दिया। मुझे इग्नो जो पढ़ाता था उससे, जबकि मैं काउंसलर हूं, मुझे उससे भी बेदखल किया गया। मुझे अर्निंग नहीं करने देते, मैं कहीं फॉर्म नहीं भर पाता हूं। अगर मैं एजेंसी का बंदा, मैं कश्मीरियों से पूछ रहा हूं, अगर मैं एजेंसी का बंदा होता, मेरे पास करोड़ों प्रॉपर्टी होती है, मैं तो ट्रेन से श्रीनगर आता हूं, 10 रुपए खर्च करता हूं, मेरी गाड़ी का पता है, अकाउंट्स मेरे फ्रीज है। अगर एजेंसी का बंदा होता, मैं किसी को, इवन मैं अपने आप को तो नहीं छुड़ा पाता हूं, अगर मुझे जेल दिया जाता है, अगर मुझे डिफेम किया जाता है, डिफेमेशन केस, मैं उसमें नहीं बचा पाता हूं अपने आप को, तो एजेंसी तो दूर की बात है। मैं तो यहाँ पे पर्सनल एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ। लास्ट टाइम अब्दुल बारी कब रोए थे? लास्ट डॉक्टर बारी रोया था जब मैं इलेक्शन में मतलब डिटेन रोता, तो मैं रोज हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं रोज रोता हूँ। क्या वजह है? लेकिन वो पर्सनल था, क्योंकि मुझे इलीगली डिटेन किया गया। कल परसों ही मैं रोया। किस वजह से? मैं इसलिए रोया, मैंने कहा मैं एआईपी के साथ इतने सालों से काम कर रहा हूं। मैंने आज उनसे कहा, सिर्फ एक चीज कही, मैंने कहा 3-4 सोशल एक्टिविस्ट्स को मैंडेट दे दो जी। साउथ में जो आप लोगों ने सिलेक्शन की कैंडिडेट्स की, वो ठीक नहीं है। मैंने उनको सीधे कहा, जो आपने डूरू से कैंडिडेट उठाया, उसने 40 लाख का घपला किया निहत्ते ट्रक वालों का। मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे पास हर एक चीज होती है, मैं दिखा भी सकता हूं। मैंने कहा निहत्ते लोगों का। इवन आपने ऐसे लोगों जो ड्रग्स में उनकी गाड़ियां बंद थी पुलिस स्टेशन में, मैंने उनको सीधे एफआईआर भी दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ही साइडलाइन किया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, डॉक्टर बारी ने हर एक चीज भी खोया। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो, दूसरे से तो अच्छे कैंडिडेट को उठाओ, जो पब्लिक फिगर हो। बाद में आता है कि हमने लोगों से पूछ के ये कैंडिडेट्स उठाए। अगर मुझे कोई डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी से कहेगा कि हिलाल साहब बेस्ट है, तो मैं सच में बात करने लायक नहीं हुआ, मैं रिजाइन करूंगा, मैं लोगों से माफी मांगूंगा, एआईपी से माफी मांगूंगा। अगर ये बात होगी, मेरे पास उसके एफआईआर भी है, एफआईआर नंबर भी, हर एक चीज है। उनने ऐसे लोगों को लूटा। कल जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे ऐसे लोग, इसीलिए नाराजगी भी उनसे है। वो इसीलिए मुझे ही साइडलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो करप्टेड भी है चंद लोग, और चंद लोगों पे एफआईआर भी है। वो चाहते हैं कि चलो चलता है, कोई बात नहीं, चलने दो। और यस मैन है, हमेशा इंसान को यस मैन नहीं होते। मैंने सीधे एआईपी से रिक्वेस्ट की थी, 2nd लाइन और 3rd लाइन आप क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। जैसे आप आदिल नजीर बहुत अच्छा है, एडवोकेट साहब 2-3 हैं, वो अच्छे हैं, हिजाजी साहब अच्छे हैं, या बहुत मतलब अच्छे अच्छे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उनको ले लीजिए। मीडिया पर्सनालिटी रिफत अब्दुल्ला साहब, ऐसे लोगों को मैंडेट दे दीजिए। या अगर फ्रूट मंडी का कोई बहुत बड़ा अच्छा बंदा है जो कल फ्रूट की बात करे, मुझे फ्रूट की समझ नहीं है, उस बंदे को फ्रूट की समझ है, जो ऑनेस्ट होगा, उसको ले आओ। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर का एक हेड चुनो जो ऑनेस्ट बंदा होगा, जिसको उसकी समझ होगी। ऐसे इवन
अगर रिटायर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर रहा है उसको उठाओ, यूथ को उठाओ जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अभी कंट्रैक्चुअल्स है कॉलेज के, बहुत सारे कंट्रैक्चुअल्स कब से कर रहे हैं वो काम, उनमें से 2 कैंडिडेट्स को मैंडेट दे दो। अभी जो ड्रॉप हुए केएस में जो फ्रॉडुलेंट डिग्री वाले हैं उनको छोड़ के जो अच्छे लड़के हैं जिनको जबरदस्ती ड्रॉप किया गया उनको मैंडेट दे दो, या जो जेलों में है उन 2-3 लोगों को मैंडेट दे दो, तो बात तो बनेगी ना, क्योंकि वो दर्द से जानते हैं, वो हर एक चीज जानते हैं। या फायर एंड इमरजेंसी का कितना बड़ा मसला है, उनके 1-2 कैंडिडेट्स को मैंडेट दे दो, और जब मैंडेट दोगे तब लोग आपको दुआएं देंगे और लोग उनको वोट करेंगे। लोग एआईपी के साथ नहीं जुड़ेंगे, लोग आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, और मैं चाहता हूं आइडियोलॉजी के साथ लोग जुड़े। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का फिर चेंज होता है, लेकिन आइडिया के साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधे कह रहे हैं कि एआईपी जो है आने वाले इलेक्शंस में कुछ ना कुछ गलत कर रही है, ऐसे देखिए मैंने कहा उन्होंने जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की वही गलत तो हो रहा है ना। फिर वो तो मैं सामने वो तो मैं सीधे दिखा भी सकता हूं, मैं कोई भी चीज गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए हर एक कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि मैं टर्मिनेटर प्रोफेसर हूं जी, कोई मुझे क्वेश्चन करेगा तू बेकार में ये अपने आप को अफेक्शन लाने के लिए टर्मिनेट बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं कागज दिखाऊंगा, ये मेरे पास सबूत है, मैं टर्मिनेटेड हूं। ऐसे ही मैं कहूंगा मैं डॉक्टर बारी हूं, मेरे पास डिग्री है तभी तो कहता हूं मैं डॉक्टर बारी हूं। अब कोई बंदा कहेगा इनमें से कि मैं डॉक्टर अफरोज हूं, एनसी में, पीडीपी में, या बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उस डॉक्टर अफरोज के पास क्या डिग्री है? जब वो लोगों को धोखा दे रहा है, पहले वो अपने आप को डॉक्टर प्रिटेंड करके धोखा दे रहा है, फिर वो लोगों को धोखा देके वो कर रहा है, तो जब वो अपना सगा नहीं हो सकता, वो कौम का सगा नहीं हो सकता। तो आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो डॉक्टर साहब का मैनिफेस्टो क्या रहेगा जम्मू कश्मीर? देखिए मेरा मैनिफेस्टो वही है जो मैंने इवन 15 पॉइंट्स लिखे थे अभी रिसेंटली। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे ये हमारा है, वो हमारे नाम ने पहले ही इसीलिए पब्लिश भी किया और सर्कुलेट भी किया साउथ में। उसमें सबसे पहले करप्शन है। विद इन 6 मंथ में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे एमएलएस होंगे, विद इन 6 मंथ्स में वहां पर इरेडिकेट हो जाएगा करप्शन, ये प्रॉमिस है आपसे। ईडब्ल्यूएस जितनी भी फेक होंगी, एसटी सर्टिफिकेट जितनी भी फेक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, हम उनको नाबूद करेंगे। जो भी ऑफिशियल्स वहां होंगे उनको अगर एक भी दब्बा लगता है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनको उससे छोड़ना पड़ेगा, उनको ट्रांसफर लेनी है। मैं करप्शन नहीं होने दूंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें नरेगा में चोरी नहीं होगी, बिजली बिल में चोरी नहीं होगी, आए शड़ में चोरी नहीं होगी, आया पोस्ट में कोई चोरी नहीं होगी। इवन वहां के जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे वो फिर फीस नहीं ले पाएंगे, जो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बच्चों को लूटते हैं उनके पेरेंट्स। जो वहां के हॉस्पिटल होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट होंगे, सेमी गवर्नमेंट होंगे या प्राइवेट होंगे, उनको अकाउंटेबल होना है। ये मेरा प्रॉमिस है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरे बंदे डॉक्टर बारी टीम और जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं जो वहां से जीतेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करप्शन खत्म, और हम निगाह रखेंगे चाहे एनसी जीते किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पीडीपी, उनके यहां भी चोरी नहीं होने देंगे जी। तो हमें जेल भी जाना पड़े लेकिन हम नहीं होने देंगे, हम उनको हाईलाइट करेंगे। जेल जाने में मजा आता है? जेल जाने मजबूरी है। जेल जाने में किसको? पिंजरे को जो उड़ता हुआ परिंदा होगा। देखिए मैं अभी श्रीनगर में, फिर कुपवारा, फिर बारामूला, फिर मुझ जैसे परिंदे को केज में रखेंगे तो वो क्या करेगा? तड़पेगा ही। लेकिन लोगों के लिए लोग कहते हैं कि सोशल वर्कर वही होता है कि जो कभी 1 बार या 2 बार जेल होके आया हो, या पॉलिटिशियंस भी वो नहीं होता जो कभी जेल। देखिए जेल में गया 2 साल पहले, अनलॉफुल जो फेक चार्ज थे मुझ पे, उन पे उसके बाद आपको आना जाना ही होता है जेल। मेरे लिए जेल कोई मैटर नहीं है। अब जेल में डालेंगे हक के लिए तो मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं लोगों के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि मैं कहूं नहीं, क्यों मैं जाऊं जेल। अगर कानून कहता है, फिर लास्ट में प्रूव होता है कि नहीं मैं बेगुनाह हूं, फिर उतने ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। पर्टिकुलर मैं साउथ की बात करूं, हमें बहुत अच्छे ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं, जैसे हमारे डीसी साहब 2 है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग। रियली उन जैसा ऑनेस्ट बंदा कोई नहीं। इवन एसएसपी साहब भी हमारे अनंतनाग के, डीआईजी साहब भी अच्छे हैं, डीजीपी साहब मेन। जब से डीजीपी साहब आए, टू बी ऑनेस्टली पुलिस डिपार्टमेंट में थरथर आ रहे हैं कि कोई करप्शन करे थोड़ा भी। मैं सल्यूट करता हूं उनको। ऐसे ऑनेस्ट ऑफिशियल्स का अगर हाथ मुझ जैसी छोटी हस्ती पे रहे तो अच्छा है, क्योंकि उनको भी पता है ये बंदा ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट लोगों को वो सपोर्ट करने चाहिए। बाकी मुझे कोई तो एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू कोई ऐसी मैसेज जो अब हमारे नाज़रीन तक पहुंचा? हाँ, एक ही मैसेज है। असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, ऑनेस्ट लोगों को उठाओ। मैं यूथ से दरख्वास्त करता हूं, आप लोगों का पावर
हर एक पॉलिटिकल पार्टी ना अवॉइड करती है। आप उनको अपना यूथ पावर दिखा दो, आप उनको स्टूडेंट पावर दिखा दो, आप उनको लेबर पावर दिखा दो, आप उनको ट्रांसपोर्टर्स का पावर दिखा दो, आप उनको फ्रूट ग्रोअर्स का पावर दिखा दो और उस पावर से वोट डालो और उन करप्टेड लोगों को मिलियामेट करो, नई पॉलिटिक्स को जन्म दे दो, अच्छे अच्छे लोगों को ले आओ, मैं उनके साथ खड़ा हूं, फिर अच्छे अच्छे लोग आएंगे, तब प्लान भी अच्छा बनेगा, करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और इंशाल्लाह जहां जहां हम कैंडिडेट उठाएंगे हम उसको अनाउंस करेंगे, उनको वोट दे दो, आपको गारंटी मैं देता हूं वो कभी करप्शन नहीं करेंगे। अगर करेंगे विद इन 3 मंथ्स में वो नहीं रहेंगे। मैं जाऊंगा, सबसे पहला बंदा होऊंगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सीधे रिप्रेजेंटेशन आपके थ्रू जाएगी कि ये बंदा हमें मंजूर नहीं है, वो उसके लिए प्रोविजन है कि नए से इलेक्शन हो जाते हैं, ये प्रोविजन है, ये मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी वाले आप लोगों को, जितनी भी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो गुमराह करती है। आज दौर वैसा नहीं है। इवन मैं गारंटी देता हूं जो भी मेरी टीम में लड़ेगा उसको प्रॉमिस मैं पहले ही ले लेता हूं, 6 महीने बाद आपको रिजाइन भी करना पड़ सकेगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको थोपती है कि ये चीज हमें लागू करनी है, जैसे ओपन मेरिट कैटेगरी खत्म किया गया, बाकी चीजें खत्म की गई, उसके लिए आप तैयार रहे, कभी भी रिजाइन देना पड़ेगा। क्यों? लोगों के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के जमीन के लिए और यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए और जितने भी मतलब बाहर से ताकतें आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें ये सब चीजें करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। बेसाख्ता तौर पे हमने डॉक्टर साहब से कई सारे सवालात किए और जिन्होंने इनके जवाबात भी दिया और कुछ नसीहत आमूज़ बातें भी जो है आप लोगों से शेयर की, और इनके जवाबात सही थे या गलत थे उनका फैसला आप ज़रूर करेंगे। और उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर इसे ज़रूर करेंगे। अगले शुमारे में जल्दी मुलाकात होगी किसी ऐसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अनायत बेग को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।